इमरजेंसी कब बोलेंगे? दो कंडीशन है, अगर हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन इमरजेंसी कब भी बोलेंगे जब हाइपरटेंशन के कारण पेशेंट सीसीएफ में जा रहा है या फिर पेशेंट को सीवियर डिस्निया हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है सीवियर। ये तीन कंडीशन है जब पेशेंट को ऑर्थोपनिया हो रहा है, डिस्निया मतलब ऑर्थोपनिया हो रहा है। इन कंडीशन में इसको बोलेंगे कि ये इमरजेंसी हाइपरटेंशन है। हाइपोटेंशन को कब बोलेंगे इमरजेंसी है? हाइपोटेंशन होने के कारण अगर पेशेंट को सर्कुलेटरी कोलैप्स हो रहा है, सर्कुलेटरी कोलैप्स मतलब पेशेंट को रीनल फंक्शन, रीनल किडनी तक नहीं पहुंच पा रहा है ब्लड, जिसके कारण किडनी शट डाउन हो रहा है, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, ब्रेन शट डाउन हो रहा है, उसको सर्कुलेटरी कोलैप्स बोलते हैं। जो वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन तक अगर वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है ब्लड, तब उसको बोलेंगे जो हाइपोटेंशन है वो इमरजेंसी हाइपोटेंशन है। अब कंडीशन ऐसी आती है कई बार हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन में कि रूटीनली डायग्नोस हो जाता है, रूटीनली डायग्नोस होता है हाइपोटेंशन या फिर हाइपरटेंशन। ये कोई इमरजेंसी नहीं होगी। जैसे कोई पेशेंट आया, रूटीन चेकअप है, पेशेंट रूटीन चेकअप कराने आया, उसका बीपी 90/60 है, तो इस बीपी को अपन हाइपोटेंशन नहीं बोलेंगे। कोई पेशेंट रूटीन चेकअप कराने आया, रूटीन चेकअप कराने आया, उसका बीपी देखा अपन ने 210/130 है, तो ये भी कोई हाइपरटेंशन इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि पेशेंट रूटीन चेकअप में पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, भले चाहे बीपी उसका बहुत ज्यादा है। हो सकता है कई पेशेंट का बीपी 180/100 हो, लेकिन पेशेंट सीसीएफ में हो, तो ये एक हाइपरटेंशन इमरजेंसी है। या पेशेंट को एपिस्टेक्सिस हो रही है, एपिस्टेक्सिस हो रही तो उसको हाइपरटेंशन क्लियर करना है। पेशेंट को कई बार 160/100 बीपी में भी एपिस्टेक्सिस हो जाती है, तो भी ये हाइपरटेंशन इमरजेंसी हो जाएगी, तो इसको क्लियर करना है। लेकिन अगर पेशेंट 110/130 में कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इवेल्यूट करना है इनका कॉज क्या है। कई जो पेशेंट होते हैं उनका, पेशेंट भी नहीं होते, नॉर्मल पब्लिक होती है, उनका बीपी थोड़ा सा लोअर लेवल पे सेट होता है, 90/60 कई पेशेंटों का लोअर लेवल पे ही सेट होता है बीपी, तो इससे पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते, ना तो कोई दिक्कत होती है। ऐसे पेशेंटों के लिए कुछ नहीं करना है, रूटीन कोई भी टीका की जरूरत नहीं। देखा यंग फीमेल देखी होंगी आपने, यंग फीमेल है उनका बीपी, कई पेशेंट का बीपी 90/60 पे ही सेट होता है, तो इनका कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आपको पेशेंट हाइपोटेंशन के कारण सर्कुलेटरी कोलैप्स में गया है कि नहीं गया है, ये चेक करने के लिए सबसे मेन है कि डॉर्सल स्पीडिस को चेक करो। अगर डॉर्सल स्पीडिस की आर्टीरियल सप्लाई आ रही है, मतलब बीपी मोर देन 90 है। ये एक विदाउट बीपी चेक करने के कारण, विदाउट बीपी चेक करे भी अपन देख सकते हैं कि उसका सर्कुलेटरी फेलियर में गई है कि नहीं। पेशेंट लाइन डाउन में जान दो, लाइन डाउन में बीपी उसका 90, अगर डॉर्सल स्पीडिस का अच्छी पाल्पेट हो रही है, मतलब उसका बीपी 90/60 से ऊपर है। इसका नॉर्मल रहता है, जैसे ये हार्ट है, कैरोटिड में जाना है, उसके बाद ब्रेकियल में जाना है, और डॉर्सल स्पीडिस। अगर कैरोटिड पल्सेशन आ रहा है मतलब मोर देन 30 है उसका बीपी, ब्रेकियल पल्सेशन आ रहा है मतलब मोर देन 60 है, और डॉर्सल स्पीडिस आ रहा है मतलब मोर देन 90 है। रेडियल का नहीं है, रेडियल नहीं है, हाँ मतलब यही है, रेडियल ही बोल देते हैं। रेडियल पल्सेशन में 60 तक है, मतलब आपको रेडियल पल्सेशन आ रहा है मतलब उसका बीपी 60 से तो ऊपर ही है। कैरोटिड पल्सेशन आ रहा है मतलब 30 से ऊपर है, और डॉर्सल स्पीडिस आ रहे हैं तो 90 से ऊपर है। तो कोई भी पेशेंट अगर आपको लगता है क्लिनिकली कि उसको बीपी आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल पल्स फीवर हो रही है, नहीं हो रही, पाल्पेट भी नहीं हो रही है ढंग से, पेशेंट सर्कुलेटरी फेलियर में है या नहीं है, वो पता करने के लिए डॉर्सल स्पीडिस चेक कर सकते हो। कई बार बीपी समझ में नहीं आता कई पेशेंटों में, तो डॉर्सल स्पीडिस चेक कर लो। अगर बीपी, डॉर्सल स्पीडिस अच्छे से आ रही है, मतलब बीपी है उसका ठीक ठाक, उसको जो भी अपन चीज दे सकते हैं, जरूरत नहीं है। अब ट्रीटमेंट में आते हैं। ट्रीटमेंट हाइपोटेंशन में, हाइपोटेंसिव इमरजेंसी है। हाइपोटेंसिव इमरजेंसी में आपको बता दिया हमने कि पेशेंट सर्कुलेटरी फेलियर में है, वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तब क्या क्या दे सकते हैं। हाइपोटेंशन के कॉज देखने पड़ेंगे इसको कि हाइपरटेंशन का कॉज क्या है। पहला कॉज हो सकता है कार्डियक, कार्डियक में कॉज हो सकता है कि हार्ट फेलियर हो रहा है, हार्ट पंपिंग नहीं है, हार्ट की पंपिंग ठीक नहीं है। तो दूसरा हो सकता है वासोडायलेटेशन हो गया, एकदम से एक्यूट ऑनसेट वासोडायलेटेशन हो गया, कोई भी ऐसी कंडीशन हुई जिससे कारण एकदम से वासोडायलेटेशन हो गया है। तीसरा हो गया क्या है, फ्लूइड डेफिसिट हो गया, हाइपोटेंशन, ठीक है। तो कार्डियक है, सर्कुलेटरी फेलियर हो गया है, उसके कारण बीपी, हार्ट की पंपिंग ही नहीं हो रही है अच्छे से। दूसरा, हार्ट की पंपिंग तो अच्छी से हो गई, लेकिन जहां पे पंपिंग हो रही है वहां पे वासोडायलेटेशन हो गया, उसके कारण पेशेंट हाइपोटेंशन आ रहा। तीसरा है फ्लूइड डेफिसिट हो गई है। फ्लूइड डेफिसिट कहीं से भी हो सकती है, सीवियर वॉमिटिंग हो रही हो, या फिर
डायरिया हो गया हो, ये क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक की कंडीशन होती है, सेप्टिक शॉक होता है, सीवियर सेप्सिस या सीवियर न्यूरोजेनिक शॉक है, इस कंडीशन में वासोडाइलेशन मिलता है। ये तो कार्डियक कंडीशन होगी। तीनों का ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा अलग है। फ्लूइड डेफिशिएंट का एक ही ट्रीटमेंट है, रैपिड फ्लूइड देना है, जिसके लिए और कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर वासोडाइलेशन या सेप्टिक शॉक है तो आपको सेप्सिस या न्यूरोजेनिक शॉक तो ठीक करना ही है, साथ में फ्लूइड भी देना पड़ेगा और वासोकंस्ट्रिक्टर एजेंट देना पड़ेंगे साथ में। अगर पेशेंट का बीपी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और तो फ्लूइड तो दो ही के साथ में, फ्लूइड के साथ साथ आपको वासोकंस्ट्रिक्टर एजेंट देना है, क्योंकि अगर ज्यादा फ्लूइड दे देंगे इस कंडीशन में तो पेशेंट कार्डियक फेलियर में चले जाएगा। तो इसमें वासोकंस्ट्रिक्टर एजेंट है, वासोकंस्ट्रिक्शन में आइनोट्रोपिक एजेंट देते हैं डोब्यूटामिन। डोब्यूटामिन वासोकंस्ट्रिक्शन करा देता है, और डोपामिन आईवी इन्फ्यूजन में ही देते हैं, डोपामिन और डोब्यूटामिन बता देंगे कैसे देते हैं इन्फ्यूजन में। इसके अलावा आता है नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन इन्फ्यूजन में देते हैं। ये तीनों इन्फ्यूजन में यूज कर सकते हैं कोई भी। अब हार्ट फेलियर आ गया। हार्ट फेलियर में है तो अपन फ्लूइड किसी भी कंडीशन में नहीं दे सकते। आपको जो भी ऐसी चीज देनी है जो कि हार्ट की पंपिंग बढ़ा दे और साथ में जो वासोडाइलेशन है उसको कम कर दे। तो हार्ट की पंपिंग बढ़ाने के लिए इंजेक्शन डिजॉक्सिन या फिर टैबलेट डिजॉक्सिन देते हैं। साथ में यही आइनोट्रोपिक देना पड़ेगा, नॉरएड्रेनालिन और डोब्यूटामिन। नॉरएड और डोब्यूटामिन ज्यादा अच्छे हैं, डोपामिन का बहुत अच्छा रोल नहीं है हार्ट फेलियर में। डोब्यूटामिन जो है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ाता है, नॉरएड तो खैर प्रेशर ही बढ़ाएगा, वासोकंस्ट्रिक्शन नहीं करेगा। डोब्यूटामिन का अच्छा रोल है उसमें, तो डोब्यूटामिन और नॉरएड देंगे। इसमें किसी भी कंडीशन में फ्लूइड नहीं देना है, क्योंकि फ्लूइड दोगे तो ये और बढ़ा देगा, ठीक है, हार्ट फेलियर में चले जाएगा। इसमें सिर्फ फ्लूइड ही देना है, इसमें दोनों चीज देना है। तो पहले आपको हाइपरटेंशन का कॉज पता होना चाहिए, हाइपरटेंशन का जो कॉज होगा उसके हिसाब से अपन ट्रीट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे कैसे कॉज? आपको पेशेंट देखो, पेशेंट अगर हाइपरटेंशन है, साथ में उसका जेवीपी रेज है, पीरियल एडिमा है, एक्यूट एमआई है, और ईसीजी करो, ईसीजी को करो, उसमें समझ में आ जाएगा। ये पेशेंट हिस्ट्री देगा, फीवर आ रहा है, फीवर के साथ साथ सेप्सिस हुई है कुछ ना कुछ, ये लूज मोशन वॉमिटिंग की हिस्ट्री देगा। कई बार दोनों चीज एसोसिएटेड हो जाती है, तब कंडीशन आती है। एक एक्यूट एमआई का पेशेंट, उसको डायरिया हो गया, तब क्या करोगे? फ्लूइड भी नहीं दे सकते और वासोकंस्ट्रिक्शन भी नहीं दे सकते। तो ऐसी कंडीशन बहुत है, इसलिए मैंने कहा था कि अगर 60 साल से ऊपर कोई है जिसको डायरिया हो रहा है, कई बार एक्यूट एमआई डायरिया से भी प्रेजेंट करता है, तो उसको एक बार ईसीजी देनी है। उसमें अपन को दोनों चीजें बिल्कुल नाप तोल के देनी पड़ेगी कि ज्यादा अपन आइनोट्रोपिक भी नहीं दे सकते, ज्यादा अपन फ्लूइड भी नहीं दे सकते। उसमें अपन को ग्रेजुअली मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि कैसा डेफिसिट हो रहा है, उसको फ्लड डेफिसिट ज्यादा है कि हार्ट की पंपिंग कम है, किसके हिसाब से कितना फ्लूइड देना है वो अपन को मैनेज करना पड़ेगा। ये हो गया। अब इन्फ्यूजन कैसे देते हैं? अपन को इन्फ्यूजन दो तरीके से दे सकते हैं, या तो आप 500 ml NS में भर के दे दो और माइक्रो ड्रिप सेट यूज करो, या फिर पीडियाट्रिक ड्रिप सेट है उसमें 100 ml में ले लो, 100 ml के हिसाब से यूज करो, या फिर इन्फ्यूजन पंप यूज करो। तीन तरीके से दे सकते हैं। सबसे अच्छा आइडियल है इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप लेकिन सब इतने ज्यादा अवेलेबल होते नहीं है। इन्फ्यूजन पंप में क्या होता है, 50 ml की सिरिंज होती है। 50 ml की सिरिंज में बहुत सारी सिरिंज होती है, 50 ml, 20 ml, 10 ml सब में होती है। कॉमनली 50 ml यूज करते हैं। 50 ml की सिरिंज में आप 1 एम्पूल डाल दोगे, डोपामिन, डोब्यूटामिन और नॉरएड दोनों का किसी का भी डाल सकते हो। 1 एम्पूल डाला इसमें 50 ml में, उसको सेट कर दिया। इसमें जो सेट होता है, सेटअप कैसा करना रहता है, ml पर आवर के हिसाब से सेट करना पड़ता है कि इसमें से कितना ml पर आवर देना है। तो यूजुअली अपन 1 to 2 ml पर आवर पे सेट करते हैं। उसके हिसाब से जैसा रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स के हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। 5 ml 10 ml पर आवर पे भी कर सकते हैं अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। 100 ml पे अगर 1 एम्पूल डालते हैं तो उसको पीडियाट्रिक ड्रिप सेट के हिसाब से सेट कर देते हैं ड्रॉप पे। उसमें ड्रॉप सेट हो जाते हैं कि 10 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से, ये पर मिनट के हिसाब से सेट होते हैं। और अगर 500 ml में यूज कर रहे हैं तो भी माइक्रो ड्रिप सेट करेंगे, इसमें भी ड्रॉप के हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि 10 to 15 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट पे सेट करना है, ठीक है। तो ये कॉमनली यूज नहीं करते, अपन को बेस्ट है कि इन्फ्यूजन पंप पे यूज करो।
इन्फ्यूजन पंप में सेट करना बहुत आसान है, उसको आगे बढ़ाना कम ज़्यादा करना भी बहुत आसान है। इसमें पेशेंट के हाथ हिलाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ड्रिप सेट में यूज सेट करेंगे तो पेशेंट जरी हाथ हिला रहा जरी नहीं खिला रहा तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। कई बार पेशेंट अपने हिसाब से तेज भी कर लेते हैं, इतनी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। ठीक है, हाइपोटेंशन का मैनेजमेंट हो गया। अब हाइपरटेंशन हमने बोला ही था कि हाइपरटेंशन में अपन को ये नहीं देखना कि पेशेंट का बीपी कितना है, ये देखना है कि पेशेंट सिम्टोमेटिक कितना है। कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक होता है, बहुत कम बीपी पे भी, और कई बार ज़्यादा बीपी पे भी सिम्टोमेटिक नहीं होता है। तो हाइपरटेंशन इमरजेंसी है। हाइपरटेंशन इमरजेंसी मतलब कि आपको रैपिडली अपन को बीपी कम करना ही करना है। जब आप इंजेक्टेबल जो एजेंट अपने पास अवेलेबल हैं बीपी कम करने के लिए, पहला है इंजेक्शन लोबेटालॉल। जैसे सर सीबीए का कोई एक्यूट पेशेंट आया, एक्यूट सीबीए में कभी भी बीपी रैपिडली कम नहीं किया जाता। नहीं, एक्यूट सीबीए में हमने कहा है कि बीपी 150 टू 180 के बीच में ही रखना है, ज़्यादा बीपी कम नहीं करना है, और रैपिड बीपी बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा है। इंजेक्शन लोबेटालॉल है, 20 मिलीग्राम का इंजेक्शन आता है, 20, 40, 60 ऐसे दे सकते हैं इसको। इंजेक्शन एनालापिल आता है। इंजेक्शन एनटीजी, कॉमनली अपन एनटीजी और लोबेटालॉल ही यूज करते हैं। इंजेक्शन लेसिक्स, सर मैनिटोल से भी घटेगा नहीं, इंजेक्शन डायरेक्ट तो सर कोई भी चलेगा, डायरेक्ट मेटाप्रोलोल, ठीक है। और ये इंजेक्टेबल अपने पास अवेलेबल है। कॉमनली अपन लोबेटालॉल और एनटीजी है। एनटीजी हमेशा इन्फ्यूजन में ही देते हैं, जैसे कि इन्फ्यूजन पंप बना के देते हैं। बाकी लोबेटालॉल डायरेक्टली दे सकते हैं, एनालापिल डायरेक्टली देते हैं, लेसिक्स डायरेक्टली देते हैं, मेटाप्रोलोल डायरेक्टली। सबसे अच्छा है लोबेटालॉल, सेफ है सबसे, और बहुत ज़्यादा रैपिड बीपी कम नहीं करता। एनालापिल जो है ये बहुत रैपिड बीपी कम कर देता है, इसलिए इसको ज़्यादा अवॉइड करते हैं अपन देखते हैं कि 200 से अगर 200 के आसपास बीपी है तो लोबेटालॉल यूज करते हैं, नहीं तो सीधे 200 से ऊपर है तो एंटीजी इन्फ्यूजन यूज कर सकते हैं। इन दोनों का कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई भी कंडीशन हो, चाहे लिवर फेलियर हो, चाहे किडनी फेलियर हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, सब में दे सकते हैं। ऐसे एनटीजी है, बहुत ज़्यादा कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, सेफली सब चीज़ों में यूज कर सकते हैं। एनटीजी जब भी देते हैं हमेशा उसको हाफ आवरली बीपी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्यूजन में दे रहा है, इससे कई बार रैपिडली बीपी भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको हाफ आवरली आपको बीपी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी अगर एंटीजी इन्फ्यूजन दे रहा है तो। ये हमेशा आईसीयू सेटिंग में ही देते हैं एंटीजी, नॉर्मली कहीं पे भी नहीं देते। अगर इसके अलावा ओरल फॉर्मुलेशन भी अवेलेबल है जो रैपिड बीपी कम कर देते हैं। उसमें पहला है डेपेन सबलिंगुअल, नेफिडिपिन है, सबलिंगुअल दे देते हैं टैबलेट, इससे भी बहुत रैपिड बीपी कंट्रोल हो जाता है। सॉर्बिट्रेट है, सॉर्बिट्रेट से भी रैपिडली बीपी कम हो जाता है। इसलिए सॉर्बिट्रेट भी एक्यूट एमआई वाले पेशेंट को सॉर्बिट्रेट देते हैं, उसके पहले उसका बीपी चेक करना है। ऐसा नहीं कि हर कोई चेस्ट पेन देखा, चेस्ट पेन देख के उसका सॉर्बिट्रेट दे दिया। किसी पेशेंट का बीपी 100 से ऊपर है तो ही उसको सॉर्बिट्रेट देनी है, नहीं तो नहीं देनी। हाँ, और क्या क्या अवेलेबल है? प्लेन एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन 10 मिलीग्राम, ये भी बहुत रैपिड बीपी कम कर देती है। एम्लोडिपिन भी कम कर देती है बीपी। इसके अलावा जो टेलमिसार्ट हैं, बाकी ड्रग हैं, वो इतनी रैपिडली बीपी कम नहीं करती जितना एम्लोडिपिन कर देती है। एम्लोडिपिन तो सर सबलिंगुअल नहीं जाएगा तो नहीं, ओरली देते हैं। इतने ही एजेंट है जो कि अपना इमरजेंसी हाइपरटेंशन में देते हैं, ठीक है। इमरजेंसी हाइपरटेंशन में गोल अपना यही रहेगा कि गोल अपना जो उसका जो इमरजेंसी है वो ठीक करना है, एटलीस्ट 140/90 से बीपी कम कर देना है, ठीक है। बस इतना ही है इसमें हाइपरटेंशन इमरजेंसी में। वो रेटिनल ऑक्लूजन होता है रेटिनल, तो उसमें वो भी इमरजेंसी काउंट ही होगी। रेटिनल ऑक्लूजन एक तरीके का सीजी हो गया ना। हाँ, सीवीए तो सी कह रहा है, कोई भी सीवी है उसमें रैपिडली ये आपको बीपी कम नहीं करना है। रैपिडली बीपी कम करने से जो ब्रेन का सर्कुलेशन है ना वो थोड़ा सा और डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये जो इन्फार्क्ट का या फिर हेमरेज का एरिया वो और बढ़ जाता है। तो अपन को रैपिडली बीपी नहीं कम करना उसमें। जितना बीपी है उसका ऑलमोस्ट 15% नहीं 5% है, शायद 5% है, उतना ही कम करो आप, ज़्यादा नहीं है। 5 नहीं 15% है। जितना बीपी है उसका 15% से ज़्यादा कम नहीं करना है। जैसे बीपी 210 आ रहा है तो उसका 15% 30 है, तो वरना आप 180 तक रखो उसको, 180 से कम नहीं करो, ठीक है।